बच्चों आज हम उपसर्ग के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखियो उपसर्ग यानी जो आगे लगाया जाता है ना वर्ड, एक वर्ड होता है, उसको कुछ जो शब्द होते हैं उसको आगे से जो जुड़ जाते हैं तो उसको उपसर्ग कहा जाता है। देखिए मूल शब्द जो होता है उसके आगे, अभी देखते हैं आगे, हम उदाहरण देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए ऊपर दिख रहा है गुण, गुण है वो मूल शब्द है। ठीक है, तो उसके आगे देखो निर्गुण, ये निर वर्ड है वो उपसर्ग है, फिर उसको गुण से जोड़ दिया तो निर्गुण का निर प्लस गुण यानी निर्गुण, फिर स वो भी उपसर्ग है, सगुण, सगुण यानी अच्छे गुण। ठीक है, सगुण, स है वो उपसर्ग है और गुण है वो मूल शब्द। अवगुण, अवगुण, अव है वो उपसर्ग है और गुण है वो मूल शब्द है। ठीक है, और दुर्गुण में भी देखो दूर है वो उपसर्ग है और गुण है वो मूल शब्द है। ऐसे योग, योग है वो मूल शब्द है, आगे जो भी लगाए गए हैं आगे सन, वी, उप और प्र, वो सब उपसर्ग है। देखिए संग, संग ऊपर सम है, उसको योग से जोड़ा जाए तो संयोग। वी है वो उपसर्ग है, उसको योग से जोड़ा जाए तो वियोग। उप है वो उपसर्ग है, वो उसको योग से जोड़ा जाए तो उपयोग। और प्र है वो उपसर्ग है, उसको योग शब्द से जोड़ा जाए तो प्रयोग। ऐसे ही देश, देश है वो मूल शब्द है, लेकिन विदेश, वी है वो उपसर्ग, वी वो देश से जोड़ा जाए तो विदेश। फिर उप से देश को जोड़ा जाए तो उपदेश। अनु से, अनु है वो उपसर्ग है, अनु से देश को जोड़ा जाए तो अनुदेश। और स्व है वो भी उपसर्ग है, उसको भी देश से जोड़ा जाए तो स्वदेश। तो आ रहा है समझ में आपको? देखिए अभी आगे देखते हैं। निर्देशित उदाहरणों में गुण, योग और देश शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। आइए देखिए, देखिए ये वही पूरा समझाया गया है इसमें। दूर, स, प्र, वी, स्व, उप, निर, अव, सम, उप, वी, अनु, ये सारे हैं वो उप शब्द है और आगे जो भी दिए गए हैं वो शब्द मूल शब्द है। और उसको अगर हम दोनों को जोड़ देंगे, उपसर्ग और मूल शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमको नया शब्द मिलेगा ना। देखिए उसका पूरा दिया गया है इधर, अच्छे से समझाया गया है ना। देखिए इधर ये सारा है वो वही है जो हमने आगे अभी समझा है। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, तो देखिए दूर, निर, स, अव, प्र, सम, वी, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश है जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। समझ में आया ना? ये अकेले कुछ काम के नहीं है, लेकिन अगर एक किसी मूल शब्द किसी भी शब्द से जुड़ जाए ना तो नया शब्द एक हमें मिल जाता है, नया शब्द बन जाता है। शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से ये उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं। देखा ना हमने कि उनका जो शब्द है वो उनका परिवर्तन हो जाता है और हमको एकदम नया ही शब्द मिल जाता है उपसर्ग से मिलने पर। उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अभी देखिए इसका डेफिनेशन है, इसकी व्याख्या है। उपसर्ग है वो क्या है, वो एक ऐसे शब्दांश है जो कोई भी एक अर्थ वाले कोई भी शब्द से जुड़ेंगे ना तो नया ही शब्द, उसको नया ही अर्थ में उसका परिवर्तन कर देंगे उस शब्द का। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अभी निम्नलिखित उपसर्गों को पढ़कर समझिए। देखिए ये सारे उपसर्ग है, अ, अन, क, कु, नी, पर, स, अध, दु, बिन, भर, चौ, ये सारे हैं उपसर्ग और आगे जो है ये अर्थ बताते हैं। अर्थ यानी इसका देखिए ये आने से क्या उसका मतलब है, अ जब लगता है तो ज़्यादातर उसका नहीं, कभी नहीं, निषेध, इसमें ज़्यादातर अ लगने से क्या हो जाता है, शब्द जो है उसके अर्थ में क्या आ जाता है, नहीं करके उसका मीनिंग। देखिए आगे हम देखते हैं अज्ञान, ज्ञान है या ज्ञान का मतलब क्या होता है, नॉलेज। तो अगर हम अ लगा देते तो उसका मतलब क्या हो जाता है, अज्ञान यानी जिसके पास ज्ञान नहीं है वह। ठीक है, ऐसे ही अगम, अमर, अछूत, अचूक, है ना,
ये सारे हैं वो ओपोजिट वर्ड हो गए, उसके विरुद्ध विरुद्ध शब्द हो गए, विरुद्धार्थी शब्द हो गए। तो अभी आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो देखिए अभी अ लगने से क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि कभी नहीं और निषेध, यानी जो उसके में जो नहीं है उसकी बात हो जाती है। तो देखो अगम यानी जो समझ में, गम यानी जो समझ में आए, ऐसा मतलब है कि जो हमको समझ में आए, और अगम यानी जो समझ में न आए, ऐसा रहस्यपूर्ण। मर यानी मरना, और अमर यानी जो नहीं मरता वह। छूत यानी छूना, अछूत यानी जिसको छू नहीं सकते वह। चूक, चूक यानी चूक जाना, अचूक यानी जो चूके नहीं वो। ठीक है, तो हो गए ना इसके अर्थों में एकदम परिवर्तन आ गया है। पूरा जो उसका अर्थ है, जो शब्द का मूल शब्द है, उसके अर्थ में पूरा का पूरा निषेध आ जाता है। उसका पूरी नेगेटिविटी समझ में आ रही है इसमें, कि जो भी वर्ड है वो उसमें बिल्कुल भी नहीं है और आगे लगने से। ठीक है, अन्न, अन्न या अन्न, अन्न जो शब्द है वो आगे लगेगा ना उपसर्ग, तो भी उसका वही होता है। देखो नहीं, अभाव और निषेध, अन्न का मतलब भी आगे वही हो जाता। देखो अनपढ़, पढ़ यानी जो पढ़ा हुआ है वो, अनपढ़ यानी जो पढ़ नहीं सकता वो। अनहोनी, होनी यानी जो हो सकता है वो, अनहोनी वो यानी क्या मतलब होता है उसका, कभी नहीं हो सकता जो वो। अनजान, जान यानी जाना पहचाना, अनजान यानी जो कभी न जाना गया हो वो। अनमोल, मोल यानी जिसका भाव, भाव जो कीमत। अनमोल यानी जिसकी कीमत नहीं हो सकती वह। आ रहा है ना समझ में? हाँ, अनु है वो भी निषेध, यानी जो नहीं है इसको बताता है कि ये इसमें नहीं है। क आगे लगने से क्या होता है, बुरा या बुरी चीज़ जो भी है। तो एक तो देखे कपूत, पूत यानी पुत्र, कपूत यानी जो खराब पुत्र है, जो एकदम बेकार पुत्र है, कुछ काम का नहीं है, जिसके में पूरी बुरी आदतें हैं, तो उसको कपूत कहा जाता है। अभी कू आगे लगने से भी उसी का उसका वही मतलब होता है, बुरा या बुरी। देखो कुपुत्र, कुपुत्र यानी जो खराब पुत्र है, कुछ काम का नहीं है, ऐसा जिसके में बुरे पुत्र कहलाने का लायक नहीं है, ऐसा पुत्र उसको कुपुत्र कहा जाता है। कुसंग यानी जिसका संग है वो एकदम खराब है, तो उसको कुसंग कहा जाता है। जो गंदे लोगों का बोले संग करना यानी कुसंग। कुकर्म, जो कर्म यानी अच्छे कर्म, लेकिन कुकर्म यानी खराब कर्म, गंदे कर्म। कुसमय, समय यानी समय से जाना, टाइम टू टाइम जाना, लेकिन कुसमय यानी किसी भी वक्त बेवक्त कोई देखते नहीं है। जैसे कि अगर हम बोले कि आप तो समय कुसमय चले ही आते हो, आप कुसमय भी चले आते हो, यानी जब पता है कि कोई लोग कोई भी है, किसी के भी घर जा रहे हैं, तो हमको समय देख कर जाना चाहिए ना। जैसे कि अगर वो बिज़ी हैं, जिस समय हमको उनको रात को, आधी रात को, ऐसे हम किसी को परेशान नहीं कर सकते, तो ऐसे उसको कुसमय, ऐसा उसका मतलब है कि कोई भी समय बेकार के समय भी कोई भी आ जाता है ऐसे। अभाव, नी का मतलब है अभाव या नहीं। निकम्मा, देखो यानी निकम्मा का मतलब होता है कुछ काम का जो नहीं है वह। निडर, जिसके में डर नहीं है वह। निठल्ला यानी जो कुछ काम का नहीं है वह। निहत्था, जिसके पास हथियार नहीं है वह। आ रहा है समझ में? पर यानी, पर का मतलब होता है पराया, दूसरा, दूसरी पीढ़ी का। पर का मतलब ये होता है, देखिए अभी हम देखेंगे जब आगे, तब एग्जाम्पल के उदाहरण देखने पर ही पता चलेगा। परदेश, परदेश देश है लेकिन किसका, परदेश दूसरों का है, हमारा नहीं है। ठीक है। परलोक, लोक यानी हम जो जिस लोक में रहते हैं वो लोक नहीं, दूसरे लोक की बात हो तो परलोक। दादा, दादा यानी जो आपके जो सगे दादा हैं वह नहीं, जो दादा के दादा हैं, दादा के पापा हैं, वो पर दादा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? पर पोता, पोता है उसका भी बेटा, पोता का पोता वो उसका होता है पर पोता। आ रहा है ना समझ में? यानी जो दूसरे का है, दूसरी पीढ़ी का है, इसमें पीढ़ी का हम लगाएंगे, पर दादा और पर पोता। ठीक है। अभी स का मतलब होता है सहित, अच्छा,
देखिए सपूत, पुत्र लेकिन अच्छा पुत्र, जिसके में जो सर्वगुण संपन्न पुत्र है वो सपूत। सपरिवार, परिवार के साथ, है ना, इसमें आप सपरिवार आइएगा, इसका मतलब होता है सपरिवार यानी परिवार के साथ। सुविचार, विचार लेकिन अच्छे विचार। सु का मतलब होता है अच्छा। सकाम, काम यानी काम के साथ, आपको काम के साथ ही हमेशा रहना है, सकाम। अध, अध का मतलब होता है आधा। अध पका, अध मरा, अध जला, अध खिला। अभी सबको आपको देखकर ही पता चल रहा है कि जो आधा पका है, आधा मरा हुआ, आधा जला हुआ, आधा खिला हुआ। और दू का मतलब होता है बुरा, दो गुना, दोनों मतलब होते हैं उसके। तो देखिए दुखद, दुखद यानी बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाला। दुबला, दुबला यानी जिसके में बल नहीं है, जो उसके में एकदम बल ही कम कम बल है जिसके में, ऐसा दुबला पतला जो बोलते हैं ना। दुःस्वप्न, दुःस्वप्न यानी बुरा स्वप्न। दुगुना, दुगुना यानी डबल। आगे है बिन, बिन, बिन का मतलब होता है बिना यानी निषेध, उसमें भी बिन बात यानी बिना बात के, बिन ब्याह यानी बिना शादी किए, किया वाला, जिसकी शादी नहीं हुई है वो, उसको बिन ब्याह कहते हैं। बिन मांगे यानी जो मांगता नहीं है वो, उसको बिन मांगे। जैसे बिन कहे यानी कहे बिना, कहा नहीं है फिर भी, ऐसे। तो बिना निषेध, ये बिन का मतलब है बिना और निषेध। भर, भर जब आता है तो उसका मतलब होता है पूरा और ठीक। ये देखिए उसका उदाहरण देखते हैं। भरपेट यानी जिसका पेट भर चुका है, पूरा भर चुका है। भरमार यानी उसकी कोई भी चीज़ है उसकी पूरी भरमार यानी बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ें उसके पास आ गई हों, उसको भरमार कहा जाता है। भरपूर यानी उसके पास सब ऐशो आराम भरपूर है उसके। तो ऐसे उदाहरण से समझ में आ रहा है ना, भरपूर यानी उसके पास बहुत ज़्यादा है। भरचक यानी जैसे ही कोई पूरा कमरा है वो पूरे सामान से भर जाए तो उसको क्या कहा जाता है, भरचक, यानी पूरा का पूरा भर गया है पूरा कमरा। ऐसे ही चौ, चौ का मतलब है चार, तो उसका देखिए चौराहा, उसका मतलब होता है चार राहें जहाँ पर इकट्ठा होती है उसको चौराहा। चौमासा, जो चार मास यानी 4 महीनों का जो समूह है उसको कहा जाता है चौमासा। चौकोर, चौकोर यानी जिसके कोने 4 कोने हैं उसको चौकोर कहा जाता है। फिर चौपाई, चौपाई, चौपाई का मतलब होता है 4 इकाइयों का समूह। ठीक है, तो आपको अभी ये सारा समझ में आ गया है कि कैसे हमको ये उपसर्ग लगाने हैं और कैसे उसके अर्थ है वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये देखिए नीचे उसके बाद है निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बने। तो ये आपको ऊपर एग्जाम्पल्स उसके सबके दिए हुए हैं, उसके ऊपर से आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बाय।